नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अजीत गणगस आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टॉक एडवाइजर एंड डेयरी कंसल्टेंट में आपका स्वागत करता हूं। आज के जो वीडियो नए फार्मर के लिए जो अपना डेयरी का नया सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर अपने छोटे डेयरी सेटअप को साइंटिफिक या हाईटेक तरीके से प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं, आज की वीडियो में हम डेयरी स्टार्टअप के मेन 6 पॉइंट पर बात करेंगे। सबसे पहला है सही जगह और साइट लोकेशन, दूसरा है साइंटिफिक और हाईटेक शेड डिजाइन, तीसरा जो है ब्रीड सिलेक्शन आप कैसे करेंगे, और चौथा है बजट, आपकी लागत कितनी आएगी, पांचवा फीडिंग सिस्टम सेटअप कैसे करना है, और छठा और सबसे लास्ट पॉइंट दोस्तों रिकॉर्ड कीपिंग कैसे करनी है और डेली रूटीन आपका क्या होना चाहिए डेयरी स्टार्टअप में। दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहें, जिसमें मैं लास्ट में आपको कुछ कॉमन और जो फार्मर कुछ मिस्टेक करते हैं उनके बारे में विचार आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं जगह का सिलेक्शन आपने कैसे करना है। इसमें दोस्तों आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है, डेयरी के लिए जो आप जगह सिलेक्ट करेंगे वो ऐसी लोकेशन पे होनी चाहिए जहां ज्यादा गर्मी या ज्यादा ठंड वाली जगह न हो, ताकि उससे पशुओं को परेशानी न हो। दूसरा, आपने जगह सेलेक्ट करते टाइम लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहां रोड की कनेक्टिविटी अच्छी हो, ट्रक, टेम्पो, ट्रैक्टर वगैरह आसानी से आ जा सके। बिजली पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, साफ और ताज़ा पानी हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। जैसे रोड का है भाई, हमारे आसपास रोड की सुविधा अच्छी है भाई, आने जाने का ट्रैवलर है वो अच्छा है, उससे हमें बेनिफिट होगा। अगर थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसमें थोड़ी लागत ज़्यादा आएगी, जैसे तेल ज़्यादा लगेगा या फिर डिस्टेंस में भाई आने जाने में ज़्यादा परेशानी होगी। और जितना नज़दीक होगा, जैसे मार्केट हमारे जितनी नज़दीक होगी उससे हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, फार्मर को ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे हमें भाई जल्दी से कोई काम है, जैसे दूध पहुँचाना है, जल्दी से पहुँचा जाएगा, दूध की सुविधा हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों सेट डिजाइन के बारे में, जहां एनिमल को 24 घंटे रहना है। शेड हमेशा पूर्व पश्चिम डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसे हम पूर्व पश्चिम में अगर अपना शेड बनाते हैं तो उसमें भाई सुबह जैसे धूप बनने के बाद धूप ज़्यादा ना आए, जिससे पशु को हीट हो, हरेसमेंट हो, दिक्कत हो। ठीक है, अगर हम अच्छा बनाएंगे तो पशु अच्छी तरह रहेगा और हमारा पशु लाभदायक रहेगा, स्वस्थ रहेगा। दूसरा, हवा हमेशा पूर्वा पिछवा चलती है, पूर्वी पश्चिमी हवा चलती है, तो उससे वेंटिलेशन अच्छा रहेगा शेड में, और क्रॉस वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा कंपलसरी है दोस्तों। और दोस्तों जैसे जहाँ हम पशु रखते हैं भाई, नहलाने का है तो पानी की निकासी अच्छी होनी चाहिए, पानी की सफाई हो जानी चाहिए। जैसे पैरों के नीचे पानी रहेगा तो पशु जल्दी जल्दी बीमार होगा। शेड की सफाई रखनी चाहिए भाई, अच्छी तरह सफाई रहेगी तो हमारा पशु भी साफ रहेगा, पशु ठीक रहेगा, अच्छी तरह दूध का सिस्टम होगा। हाँ, फर्श जो अपना फ्लोर है वो ज़्यादा चिकना नहीं होना चाहिए, जिससे पैर स्लिप कर जाए और पशु को कोई नुकसान हो। इसके अलावा दोस्तों स्पेस रिक्वायरमेंट की बात करें तो एक एवरेज गाय के लिए 80 से 100 स्क्वायर फीट का जो है जगह की रिक्वायरमेंट रहती है, और भैंस के लिए अगर बात करें तो लगभग 100 से 120 स्क्वायर फीट की एक भैंस के लिए जगह की रिक्वायरमेंट रहती है। यानी कि अगर आप 10 गाय से अगर फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको लगभग 1000 स्क्वायर फीट जो है एरिया सफिशिएंट रहता है। 1000 स्क्वायर फीट का मतलब है यानी कि लगभग 100 गज का आपको एरिया काफ़ी रहता है 10 गाय के लिए। दोस्तों अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं। जैसे भाई फार्मर कंफ्यूज रहता है कि भाई गाय ले या भैंस ले, इसमें आपका कंफ्यूज दूर करने के लिए जैसे हमने गाय ली, वो हमारी कम कॉस्ट में गाय खरीद सकते हैं, तो उसमें एक ये थोड़ा लॉस होगा कि भाई गाय का जो दूध है वो कम रेट में जाएगा, उसका फैट कम आएगा। दूसरी तरफ हम भैंस को लेते हैं तो भैंस हमें थोड़ी कॉस्टली महंगी पड़ेगी, लेकिन उससे हमारा बेनिफिट ये होगा कि उसका फैट भी अच्छा आएगा और उसके दूध का रेट है वो भी थोड़ा गाय के दूध से ज़्यादा होगा। और भैंस जो है हमारे देसी क्लाइमेट में अच्छे से एडजस्ट हो जाती है। भैंस में आपको फीड कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, जिससे आपका जो है प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकता है। तो ये दोस्तों आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप गाय लेंगे या भैंस लेंगे। अगर आपका बजट लिमिटेड है, आप कम बजट में स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप गाय से स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपका बजट अच्छा है, आपको बजट की कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप भैंस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी, पैसा लागत कितना लगता है। जैसे कि हम
भैंसों का फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें जैसे एक भैंस की कॉस्ट कम से कम 1-1.25 लाख के लगभग आती है, और अगर हम 10 भैंस रखते हैं तो उसमें हमारी लागत आएगी कम से कम शेड में, जैसे शेड बनाएंगे हम 3-3.5 लाख रुपए हमारे शेड का खर्चा आ जाएगा। और अगर अदर इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, जैसे दूध के लिए मशीन वगैरह रखते हैं, तो कम से कम 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा उस पर आ जाएगा। और 8-10 भैंस का फार्म तैयार करते हैं तो उसमें हमारा करीबन 12 या 15 लाख के लगभग खर्च आ जाएगा। जो मैंने अभी आपको ये बात बताई ये एक रफ आइडिया है, और सबसे अच्छी जानकारी के लिए डेयरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट और बैंक जरूरी होती है, जिसमें हमारा लाभ और नुकसान दोनों का पता लग जाता है। बैंक लोन के सब्सिडी का, भाई सब्सिडी कैसे आती है, तो इसलिए बैंक की रिपोर्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी जरूरी है। इसमें दोस्तों एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूँगा। बजट प्लानिंग करते टाइम आपने ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि आपने शेड पे ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है दोस्तों। शेड आपने लिमिटेड बजट में ही बनाना है, अच्छा शेड बनाना है, लेकिन पैसा उसमें ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि रिटर्न दोस्तों आपको पशु से मिलेगा, शेड से आपको रिटर्न नहीं मिलना है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं फीडिंग सिस्टम सेटअप की। मिल्क प्रोडक्शन का दोस्तों 60 से 70% गेम जो है फीड मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। इसमें जो है आपको बैलेंस फीड का जरूर विशेष तौर पे ध्यान रखना है। आपके पास ग्रीन फोल्डर यानी कि हरा चारा अवेलेबल होना चाहिए, भूसा ड्राई फोल्डर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, और सबसे मेन सबसे इम्पोर्टेंट है कंसंट्रेट फीड यानी कि दाना मिश्रण। और इसमें दोस्तों दाना मिश्रण जो है कंसंट्रेट फीड कैसे बनाया जाता है, कैसे खिलाना है, कितनी मात्रा में खिलाना है, इस पर एक डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है, चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखी है और आप जानना चाहते हैं कि दाना मिश्रण कैसे बना सकते हैं कम कॉस्ट में अच्छा दाना मिश्रण, तो उसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। प्लस साफ़ और ताज़ा पानी आपके पास, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, साफ़ और ताज़ा पानी आपके पास हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। और दोस्तों फीडिंग का आपने विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि गलत फीडिंग से आपका जो है मिल्क प्रोडक्शन कम होगा, रिपीट ब्रीडिंग की समस्या ज़्यादा बढ़ेगी फार्म में, जिससे आपको नुकसान ज़्यादा होगा, बीमारियां ज़्यादा आएंगी फार्म में, तो वो आपको नुकसान की तरफ लेकर के जाएगा, फार्म आपका फायदे में नहीं जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं रिकॉर्ड कीपिंग एंड डेली रूटीन के बारे में। दोस्तों एक प्रोफेशनल डेयरी फार्मर वही होता है जो अपने डेयरी फार्म का रिकॉर्ड रखता है, जिसमें आपको डेली मिल्क प्रोडक्शन का रिकॉर्ड रखना होता है, आपको फीड कंजम्पशन का रिकॉर्ड रखना होता है, जिससे आपको ये पता चलता रहे कि आपके फार्म पे कितना फीड की लागत हुई है। इसके अलावा हीट और ब्रीडिंग का रिकॉर्ड आपने रखना जरूरी है, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि कौन सा पशु किस टाइम हीट में आया है, किस टाइम उसकी ब्रीडिंग करवानी है। ब्रीडिंग करवाने में आप डिले हो गए तो उसमें पशु ब्याने के बाद जितना लेट आप ब्रीडिंग करवाएंगे, जितना टाइम वो ज़्यादा लेता चला जाएगा, उतना आपका नुकसान बढ़ता चला जाएगा। इसके अलावा वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग आपने टाइम टू टाइम करवाते रहना है, उसका आपने एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होता है। और डेली रूटीन की दोस्तों अगर बात करें तो इसमें आपने जो है पशु का डेली रूटीन में आपने ये प्रॉपर ऑब्जर्वेशन लेके चलना होता है कि आप किस टाइम आज दूध निकाल रहे हैं, कल आप किस टाइम दूध निकाल रहे हैं, शाम को आपका दूध की मिल्किंग की टाइम क्या है, उसको आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अगर आप टाइमिंग में ऊपर नीचे कर देते हैं तो उससे जो है पशु का सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है, मिल्क प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा बुरा असर जाता है। दूसरा, आपने फीडिंग टाइमिंग अपनी फिक्स रखनी है। आज आप जिस टाइम पे फीड खिला रहे हैं, ऐसा नहीं कि कल आप जो है आज आप 4 बजे फीडिंग करा रहे हैं पशु की, कल आप 6 बजे फीडिंग करा रहे हैं, उससे जो है पशु का डाइजेशन खराब होता है। और अगर आप फीडिंग टाइम जो अपना फिक्स रखते हैं, डाइजेशन पशु का अच्छा रहेगा, प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी। दूसरा, आपने डेली रूटीन में जो है पशु को ये ऑब्जर्व करते रहना है कि पशु जो है अच्छे से खा पी रहा है, घूम फिर अच्छे से रहा है, चल फिर अच्छे से रहा है, उसका जो है पेट अच्छे से चल रहा है, गोबर पेशाब वो ठीक कर रहा है। क्योंकि दोस्तों जो फार्मर अपने पशु का डेली जो है रूटीन में देखभाल जो डेली करता है, वो नुकसान से बच सकता है। तो ये दोस्तों हमने 6 मेन पॉइंट्स पे डिस्कस किया। अब इसके बाद हम लास्ट में बात करते हैं
कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बिना प्लानिंग के डेयरी स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि उनको बाद में जो है खर्चे का और इनकम का जो एक अंदाज़ा नहीं रहता है और वो लॉस में जाना शुरू हो जाता है। दूसरा दोस्तों, बहुत सारे डेयरी फार्मर्स मैंने देखा है कि सिर्फ सब्सिडी के लालच में लोन लेकर के डेयरी फार्म शुरू कर देते हैं और उसमें जो है वो सिर्फ EMI भरने में ही रह जाते हैं। तो सिर्फ सब्सिडी के लालच में अगर आप लोन लेकर के डेयरी फार्म शुरू करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, ब्रीड सिलेक्शन में बहुत सारे फार्मर गलती करते हैं, अच्छी ब्रीड का सिलेक्शन नहीं करते हैं, बिना देखे किसी भी प्रकार की ब्रीड की जो है गाय या भैंस लेकर के आते हैं, उससे प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं मिलती है, जिसके कारण डेयरी फार्म नुकसान में चला जाता है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ फार्मर फीडिंग में कटिंग करते हैं, जिसके कारण जो है या तो ज़रूरत से कम फीड खिलाते हैं या फिर ओवर फीडिंग करते हैं इस लालच में कि ज़्यादा पशु को खिलाएंगे तो ज़्यादा दूध मिलेगा। लेकिन दोस्तों, फीडिंग आपको जो है प्रॉपर रखनी होती है। कितनी दूध की कैपेसिटी का पशु है, किस लेवल का पशु है, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फीडिंग करनी होती है। फीडिंग में अगर आप कटिंग करते हैं या ओवर फीडिंग कराते हैं तो उसके कारण जो है पशु का डाइजेशन खराब होता है, जिसके कारण पशु की प्रोडक्टिविटी पर बुरा असर पड़ता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों जिन पे आपको ध्यान रखना है और इनमें आपको गलतियां नहीं करनी हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी साइंटिफिकली डेयरी फार्म हाईटेक तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं और आप जो है एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, लोन गाइडेंस के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो इसमें हमारी LADC कंसल्टेंसी सर्विसेज आप लोगों की मदद कर सकती है। इसके लिए दोस्तों, आप हमारे इस YouTube चैनल लाइव स्टॉक एडवाइजर एंड डेयरी कंसल्टेंट से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर आपको डेयरी लोन संबंधी स्कीम्स के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। पशु की फीडिंग और न्यूट्रिशन के बारे में भी हमारे चैनल पर आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहती हैं दोस्तों। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पशुपालन विभाग की नई नई स्कीम्स और अपडेट्स रिलेटेड वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। अगर आपके मन में कोई सवाल है या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। पशुपालन से जुड़ी हर जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।